हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और करंटली आई एम परस्यूइंग MBBS आई एम इन फर्स्ट ईयर एट VMMC सफदरजंग न्यू दिल्ली। एंड सो बेसिकली अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो आपके जो नीट का एग्ज़ाम है वो मई में है, 3 मई को है। सो अब लाइक आई थिंक 4 महीने बाकी हैं अब से लेकर तब तक। तो बेसिकली अभी तक आपका कोर्स होने वाला होगा या कईयों का हो भी चुका होगा। सो अब आपको आपको एटलीस्ट नीट से पहले फुल फ्लेज फॉर्म में 2 रिविजन्स तो करने चाहिए। और अब अगर आपका कोर्स हो चुका है या ना भी हुआ है तो एक अच्छे लेवल पर तो पहुंच ही चुका होगा। तो अगर आपका कोर्स हो गया है या चल रहा है तो एटलीस्ट अब आप पेपर स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब पेपर शुरू करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो अच्छा, अब रिविजन शीट्स में आज काफ़ी टाइम बाद रिविजन शीट मैं बनाना है, क्योंकि मेरे भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अभी थियोरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, प्रैक्टिकल्स अभी बाकी हैं। सो इसकी वजह से थोड़ा अगर बीच में कोई दिक्कत आई हो कि रिविजन शीट नहीं मिल रही तो आई एम सॉरी। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये मेरा फेवरेट चैप्टर था पूरी बायोलॉजी का, इनफैक्ट 11th और 12th में। और ये जो चैप्टर्स हैं प्लस ये ही आपको आगे पढ़ने हैं पूरी MBBS में। जैसे अभी भी हम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है जो, उसमें इतनी डिटेल में पढ़ाते हैं ये सब। तो अगर आपकी यहाँ बेसिक्स क्लियर है तो वहाँ भी आप अच्छा ही करोगे। सो इसीलिए आप ये अच्छे से कीजिए। और इस चैप्टर की हर एक चीज़ समझने वाली है, तो आप अच्छे से समझ के उसको अप्लाई करके, क्योंकि बाद में आप ऐसे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। इस हर ECG के एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स इस पे बेस्ड हैं फिजियोलॉजी में। सो अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे ECG क्या है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ उसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं। सो इसीलिए इसको काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़िए, समझ के इसके कंसेप्ट को। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो बॉडी फ्लूइड्स हैं तो वो कई टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। वो सब अभी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। आपका हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, और उनमें सर्कुलेट होने वाला ब्लड और लिम्फेटिक्स वगैरह। तो ये सर्कुलेशन पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका। ठीक है ना, तो इसमें जो ब्लड है दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिशू। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिशू है। अब ये स्पेशल क्यों है, ये अब वहाँ पे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने, कि इसमें लाइक फाइबर्स नहीं होते, इसके सेल्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। तो वो सा अभी 2 कंपोनेंट्स का बना है, एक तो है इसका फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि है प्लाज्मा, और एक है इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा को स्पेसिफिकली कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ, अंडरलाइन वो आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि इसका कलर स्ट्रॉ कलर्ड है। ठीक है, इसमें 50 ये बेसिकली ब्लड का 55% ऑक्यूपाई करता है, और इसका खुद का 92% जो है मतलब कॉम्पोजिशन वो प्लाज्मा का वाटर ही है, और बाकी 6-8% जो है वो प्रोटीन्स ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें से जो 3 मेजर प्रोटीन्स है वो है फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रोटीन्स हैं जिसमें मिलते हैं। तो उसके बाद अगर हम एक एक करके हर प्रोटीन को देखें तो फाइब्रिनोजन जो है ये सबको पता है कि क्लॉटिंग के लिए इन्वॉल्व है। कोएगुलेशन जो है ये पढ़ेंगे भी आगे काफ़ी डिटेल में। फिर उसके बाद जो ग्लोब्यूलिन्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा। तो जो अल्फा ग्लोब्यूलिन्स हैं वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसमें डायरेक्टली गिवन है कि डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा होता है ना वो तो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली, और जो थर्ड टाइप है ग्लोब्यूलिन्स का दैट इज द गामा ग्लोब्यूलिन्स, वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है एंड बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं ये। ठीक है, तो ये ग्लोब्यूलिन्स कुछ नहीं है, एंटीबॉडीज़ हैं बेसिकली। ठीक है, तो एंटीबॉडी की फॉर्म में दे प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद जो एल्ब्यूमिन्स हैं दे हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, तो जितना भी आपकी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एल्ब्यूमिन्स की वजह से है। देन उसके बाद प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स हैं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, एक्सेट्रा है। सो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं और ये हमेशा बॉडी में ट्रांसमिट में रहता है, मतलब एक मेटाबॉलिक फ्लक्स के स्टेट में रहते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कोएगुलेशन के ब्लड के, वो सब प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। अच्छा, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। तो आपको पता होना चाहिए दैट सीरम में और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ये आपसे कभी बोर्ड में भी पूछ सकते हैं लाइक एक सेंटेंस आंसर में, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब अब जो प्लाज्मा के अलावा सेल्स हैं इस ब्लड में उसके बारे में देखें तो 3 टाइप के हैं ये भी, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में दे रखा है। सो जैसे इरिथ्रोसाइट्स या RBCs, तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है ब्लड में, एंड ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 45% RBCs ऑक्यूपाई करते हैं। सो दे आर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद जो RBCs हैं ये बनते हैं रेड बोन मैरो में एडल्ट में,
और ये सबको पता है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और बाइकॉन्केव होता है शेप में, जिससे कि इसके कई रीजन होते हैं 3-4 की, लाइक ये फ्रेजाइलिटी इनकी कम होती है इस शेप की वजह से, प्लस ज़्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट होता है, और ये कैपिलरीज में जिनका डायमीटर इनका साइज से कम होता है तो उसमें आराम से लाइक स्क्वीज़ होकर घुस जाते हैं, सो इसीलिए इसकी शेप होती है बाइकॉन्केव। अब इनमें आयरन होता है जो कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट है। एंड उसके बाद ये आपको याद होना चाहिए कि एक अप्रॉक्सीमेटली एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है ये ऑब्वियसली पता है सबको 120 डेज है। एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन विच इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड आपको पता होना चाहिए विच इज़ द स्प्लीन। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट्स विच आर ऑल्सो नोन एज द WBCs, इनके बारे में ये है कि इनकी जो वैल्यू है दैट इज़ 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये थोड़े कम है नंबर में, सबसे कम एक्चुअली सेल्स में तीनों में से। देन उसके बाद ये भी कुछ 2 टाइप के हैं, तो ल्यूकोसाइट जो है वो 2 टाइप के हो गए, वन इज़ द ग्रैन्युलोसाइट एंड अदर इज़ द ए ग्रैन्युलोसाइट, मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं और जिसमें नहीं है। फिर ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप के हैं, वी हैव द न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स, ठीक है। और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं देयर आर 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। तो ये जो है न्यूट्रल होते हैं सेल्स, मतलब ग्रैन्यूल्स इनके, ये जो है इसके इओसिनोफिलिक हैं ग्रैन्यूल्स, मतलब एसिडिक हैं, और इसके बेसोफिल नाम से पता पड़ रहा है बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं। तो ये सब इसका डिफरेंट, मतलब इसके डिफरेंट टाइप्स का क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपको ये तो हो गया TLC, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कि कितने लाइक कितने ल्यूकोसाइट हैं आपकी आपके ब्लड में, कितने ल्यूकोसाइट्स हैं, इतने 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया आपके ब्लड का TLC। अब उसके बाद अलग अलग ल्यूकोसाइट्स कितने परसेंटेज में है, लाइक ये न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, इओसिनोफिल्स कितने हैं, इससे हम कहते हैं DLC विच इज़ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम अमाउंट में होता है विच इज 60 to 65%। ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये आपसे मतलब प्रैक्टिकल्स में भी पूछ सकते हैं आपके, या बोर्ड्स में आ सकता है, या नीट में तो ऑब्वियसली आ ही सकता है। सो उसके बाद फिर बेसोफिल जो है वो सबसे कम है, बहुत कम दिखते हैं, 0.5 to 1% दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मोनोसाइट्स हैं वो 6 to 8% होता है, जो इओसिनोफिल्स हैं वो 2 to 3% होते हैं। तो ये अब आपको इनके फंक्शन भी पता होना चाहिए, लाइक न्यूट्रोफिल्स जो हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये फेगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। फिर जो इओसिनोफिल्स हैं दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड देर ऑल्सो मतलब लाइक एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। फिर जो बेसोफिल्स हैं दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा। तो ये सब जैसे हिस्टामिन जो है ये वेसोडाइलेटर है, सेरोटोनिन जो है वेसोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये सब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लिम्फोसाइट्स जो हैं 20 to 25% होते हैं, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट WBCs, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी आ सकता है MCQ के फॉर्म में। तो एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, B और T फॉर्म्स, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ये आप आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, इम्यूनिटी में भी 12th में भी पढ़ेंगे ही, कि दोनों B और T लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी। तो बॉडी की इम्यूनिटी इन्हीं की वजह से है, दे आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। फिर प्लेटलेट्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, एंड ये बेसिकली सेल फ्रैगमेंट्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरोसाइट्स, ठीक है। तो जो ये बहुत बड़े सेल्स होते हैं, मेगाकैरोसाइट्स कहते हैं इन्हें, तो ये बोन मैरो में होता है ना, इन्हीं को फ्रैगमेंटेशन के बाद प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, इनकी शेप बाइकॉन्वेक्स होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। फिर जो ब्लड है इसमें 1,50,000 to 3,50,000 ये इसका नंबर है, प्लेटलेट काउंट है पर मिलीमीटर क्यूब, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पर मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनका कई फंक्शन होता है, बट जो इनका मोस्ट बेसिक फंक्शन है वो ये कि ये कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं या क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड की। ऑब्वियसली अगर इनका नंबर कम हो जाएगा तो बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स पहली बात तो मैं बताऊँ बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक एटलीस्ट 10 to 20 टाइप्स के होते हैं ब्लड ग्रुप्स, बट हमें जो यहाँ पढ़ना है वो 2 हैं, ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग होती है। सो ABO ग्रुपिंग जो है, ABO ग्रुपिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है। तो ABO के अंदर जो एंटीजन है जो 2 टाइप के हैं, A एंटीजन है और B एंटीजन है। तो ये 2 प्रेजेंट होते हैं RBC की सरफेस पे, और जो एंटीबॉडीज़ है वो भी 2 ही है, A और B, स्मॉल a स्मॉल b, ये प्रेजेंट है प्लाज्मा में, डिजोल्व रहती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो अगर आपका ब्लड ग्रुप A है और है ना, तो इसका मतलब है कि आप में A एंटीजन है, कैपिटल A, बट आप में एंटीबॉडी नहीं है स्मॉल a, आप में एंटीबॉडी है स्मॉल b। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप में एंटीजन भी A है और एंटीबॉडी भी A है तो इन 2 के बीच में एग्लूटिनेशन हो जाएगा और आपके ब्लड में क्लम्पिंग हो जाएगी,
ठीक है, तो उससे आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपका एंटीजन ए है तो आपकी एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी, और अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपकी एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। ठीक है, ये हो गया 2 ब्लड ग्रुप्स। अब अगर 2 ब्लड ग्रुप और बचते हैं, ए बी और ओ। अब ए बी वाले ब्लड ग्रुप में क्या होता है, आपके पास दोनों एंटीजन है, इसका मतलब क्या, कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती। और ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली थोड़ा ब्रीफ में मैंने बता दिया कि क्या होता है इसका मतलब। और यहाँ गिवन है कि अगर आपने जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हम बहुत केयरफुली इसको मैच करते हैं उससे पहले, बिकॉज अगर कोई गलत ब्लड चढ़ गया तो उससे सिवियर क्लम्पिंग हो सकती है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसीज का, फिर हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में फ्री घूमेगा। सो उससे कई प्रॉब्लम्स है, वो जो आपके ग्लोमेरुलर में कैपिलरीज है या जो आपके बोमस कैप्सूल की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उस जो वहाँ पे लाइक ब्लॉक कर सकता है उसको। सो आपके यूरिनरी मतलब रीनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उससे कई, और भी जॉन्डिस हो सकता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन बढ़ गया तो आपके ब्लड में बिलिरुबिन भी ज़्यादा हो जाएगा, सो उससे जॉन्डिस भी हो सकता है। सो ये ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बट ये अभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है, अभी जो गिवन है ये काफ़ी है। फिर उसके बाद ये वाला जो चार्ट है ये बहुत बेसिक है, सबको मतलब बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोनर्स ग्रुप मतलब कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसको कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं ब्लड, तो वो है ए और ओ। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है दैट इज़ यूनिवर्सल डोनर, और मोर स्पेसिफिक अगर जाएँ तो ओ नेगेटिव है, और ए बी पॉजिटिव जो है दैट इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, वो किसी से भी ले सकता है ब्लड। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुपिंग जो है आर एच ग्रुपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। ठीक है, तो जैसे अभी फ़िलहाल जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो है 4 ब्लड ग्रुप्स का, टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। कैसे हैं, ए बी और ओ। अब इसमें 2 ये 4 हो गए, अब 8 कैसे हैं, तो इसके सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे हम आर एच ग्रुपिंग भी देख लेते हैं। तो आर एच ग्रुपिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आप में आर एच एंटीजन है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटीजन वहीं आरबीसी की सरफेस पे होगा। अब लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में आर एच एंटीजन है तो आर एच एंटीबॉडी नहीं हो सकती। मतलब अगर आप में आर एच एंटीजन है तो आर एच एंटीबॉडी पक्का नहीं होगी, पर अगर आप में आर एच एंटीजन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि फिर वो पक्का से होगी। ऐसा हो सकता है कि वो हो एंटीबॉडी, या हो सकता है वो ना हो। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो पक्का नहीं होगी वो, क्योंकि वरना तो एक्सोसिएशन हो जाएगा एंटीबॉडी होगी तो। बट अगर वो नहीं है तो हो सकता है कि एंटीबॉडी हो भी या ना हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब अगर हमने अब ये बस इसका रीज़न क्या ये भी जान लेते हैं। तो लाइक सपोज अगर आपका ब्लड है आर एच नेगेटिव, इसका मतलब है कि आप में अभी एंटी या आर एच पॉजिटिव, ठीक है, अब आप में अभी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने सपोज कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया और आपने कोई लाइक आर एच पॉजिटिव जो है वो वाला ब्लड ही लिया, तो अब जो सेकंड ग्रुप है सिस्टम ग्रुपिंग सिस्टम है वो है आर एच ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप लेते हैं। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप जो है ना दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। ये किस बेसिस पे होता है, आर एच एंटीजन के बेसिस पे होता है। तो अगर आप में आर एच एंटीजन है देन यू आर आर एच पॉजिटिव, तो इट इज़ ए पॉजिटिव। अगर आप में ए एंटीजन भी है, अच्छा इसकी लोकेशन क्या है, तो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे ही लोकेटेड होता है। ठीक है, अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो कॉल्ड एज द हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ द न्यू बॉर्न। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 नाम काफ़ी हैं इसके। फिर उसके बाद अब इसमें होता क्या है, ठीक है, तो इसका कंडीशन ये है कि अगर सपोज फादर आर एच पॉजिटिव है और जो मदर है वो आर एच नेगेटिव है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि जो आपका फीटस होगा उसमें जो जीन्स जाएंगी तो वो आर एच पॉजिटिव बने, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है, आर एच के जीन है दैट इज़ डोमिनेंट। तो अगर रिसेसिव कंडीशन है तब भी वो पॉजिटिव ही शो करेगा। ठीक है ना, तो अगर आर एच नेगेटिव मदर है और उसके वूम में आर एच पॉजिटिव फीटस ग्रो कर रहा है, तो उस कंडीशन को मतलब उस कंडीशन में आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, तो अब पूरी प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर है वो तो वो पूरी थ्रू आउट नॉर्मल चलेगी, बट जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड जो होता है वो मदर के ब्लड से कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में क्योंकि इसके ब्लड में आर एच एंटीजन है फीटस के ब्लड में, तो मदर का ब्लड उसके रिस्पॉन्स में बना लेता है आर एच की एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब आर एच की एंटीबॉडीज़ बन सकती है क्योंकि ये आर एच नेगेटिव है, इसके पास एंटीजन तो है नहीं, तो इसलिए एंटीबॉडी बन में जाएगी तो कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो फिर ये बन जाती है आर एच की एंटीबॉडी। ठीक है, अब जब ये मदर सेकेंड टाइम लाइक जब सेकेंड फीटस आएगा अगर इसके वूम में, तो देन जो अब जब सेकेंड टाइम जो ब्लड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो आर एच की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, तो आर एच की एंटीबॉडीज़
प्लेसेंटा क्रॉस करके चल जाएगी वोम में, और उस फीटस के ब्लड में जिसमें कि एंटीजन है RH पॉजिटिव है वो, उसके फीटस के ब्लड में जाके क्लम्पिंग कर सकती है, ठीक है। तो उससे सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, तो इससे बच्चे की जान पे भी खतरा है, तो एक काफ़ी फेटल और सीवियर कंडीशन होती है, तो इसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो इसका एक अब तो इसमें फर्स्ट चाइल्ड को इतनी दिक्कत नहीं होती, बट सब्सिक्वेंट डिलीवरीज में काफ़ी दिक्कत होगी, तो इससे ही कहते हैं, ठीक है। अब ये आई होप मैं समझा पाया हूँ इसको। तो बस ये फ़र्क है, आप यहाँ पे ये भी बात जान सकते हो कि RH की जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, दैट इज़ ऑफ IgG टाइप, ठीक है। तो वो प्लेसेंटा के मतलब प्लेसेंटा उसके लिए बैरियर नहीं है, बट जो AB ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि वो IgM टाइप की होती है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आप, 2 तरीके का ट्रीटमेंट है। फर्स्ट तो ये है कि आप मतलब जो जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो आप मदर को आप मतलब पैसिवली उसको एंटीबॉडीज़ दे दो, ब्लड में इंजेक्ट कर दो उसके ब्लड में, तो इसलिए उसका मदर का इम्यून सिस्टम जो है उसको पता ही नहीं पड़ पाएगा कि कोई एंटीजन जो है वो ब्लड में आया भी है कि नहीं, तो उसकी मदर जो है नेचुरली एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगी, तो आपने उस तरीके से पहला ट्रीटमेंट हो गया। बट अगर आप ना दे पाए और मान लीजिए सेकेंड चाइल्ड को आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, ठीक है, तो वो आप नहीं रोक सकते अब, बट आप ये कर सकते हो कि अब आप जो सेकंड जो जो चाइल्ड है उसका कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर सकते हो उसके ब्लड का, तो फिर इसकी ये थेरेपी होती है एक, तो ये इसके ट्रीटमेंट हो गए। देन उसके बाद कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में आएंगे अगर हम, तो आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझनी है कि एक कैस्केड है, ठीक है, रिएक्शंस का, ये एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये एक चेन ऑफ रिएक्शंस है, इससे हम कहते हैं कोएगुलेशन, ठीक है। कैसे होता है, अगर कोई इंजरी है, ट्रॉमा है, ब्लड वेसल में रप्चर हुआ है, उसके रिस्पॉन्स में होती है कोएगुलेशन ब्लड का, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। अब एक क्लॉट या कोएगुलम है क्या मेनली, इट इज़ ऑफ मेनली फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स, जिसमें कि डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ब्लड के दे आर ट्रैप्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लॉट या कोएगुलम है, दैट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स, ठीक है ना। तो इसमें कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो है मतलब सेल्स हैं, RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो ट्रैप्ड रहते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मैं जो थ्रेड्स बना रहा हूँ ये फिब्रिन के थ्रेड्स हैं, और इसके बीच बीच में RBC या प्लेटलेट्स के सेल्स जो हैं वो इंट्रैप्ड रहते हैं। सो इससे एक मेशवर्क टाइप बनता है जो कि ब्लड को फ्लो नहीं करने देता, बाहर ऊज आउट नहीं करने देता। सो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड अ क्लॉट और अ कोएगुलम, ठीक है ना। तो ये बनता कैसा है, अब इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है कि आपका जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हुआ है, ठीक है। तो आपके ब्लड वेसल में अगर कोई रप्चर हुआ है तो इसका मतलब जो यहाँ पे फिर शुरू होगा एक रिएक्शन जो कि प्लेटलेट्स करते हैं इमीडिएट, ठीक है। तो ये आप आगे जाके कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, एक पूरा चैप्टर इस पर डेडिकेटेड है फिजियोलॉजी में, तो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे होता है। 2 मैकेनिज्म होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, उस सारे मैकेनिज्म से जो कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट करते हैं उससे फॉर्म होता है NCERT में जो नाम गिवन है थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बनता है एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कि प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना है थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो थ्रोम्बिन फॉर्म हो जाता है। अब ये सारे प्रोटीन्स हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में ब्लड में घूमते रहते हैं प्लाज्मा में, बस ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है यानी थ्रोम्बोकाइनेस है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे कैस्केड प्रोसेस कहेंगे क्योंकि ये एक के बाद एक चेन चल रही है रिएक्शंस की। उसके बाद जो थ्रोम्बिन बना है ये फाइनली ब्लड में कुछ सेल्स हैं जो में पड़े थे अभी हमने फाइब्रिनोजन करके, तो ये ब्लड में सॉल्युबल रहते हैं, इसको कन्वर्ट कर देता है कौन, थ्रोम्बिन इनटू फिब्रिन थ्रेड्स, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होते हैं। तो फिब्रिन थ्रेड्स इनसॉल्युबल हैं, फिर इसके बाद इसमें ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो इंटरैप हो जाएंगे एंड फाइनली ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। सो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, ठीक है। तो कैल्शियम तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लॉटिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। कोएगुलेशन में इतना डिटेल में आप अभी ना पढ़ें क्योंकि ये बाद में पूरा आने वाला है कि ये कैसे फॉर्म होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद लिम्फ के बारे में गिवन है, ये भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या है लिम्फ। तो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, सपोज ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करेगा, तो और यहाँ पे आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आपके टिश्यू सेल्स है जिसको कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो ब्लड ला रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो पोर्स हैं इसमें से एक्सेप्ट प्रोटीन्स कुछ जो प्लाज्मा है वो बाहर फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बाहर फिल्टर करेगा, तो यहाँ से बाहर जब जो चीज़ फिल्टर करेगी इस पूरे फ्लूइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि इस जगह को कहते हैं इंटरस्टिशन।
तो दो सेल्स के टिश्यू के बीच में जगह जो है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो जो फ्लूइड है यहाँ पे इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर इसके थ्रू सेल्स में डिफिजन होता है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जा पाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, अब यहाँ पे जो फ्लूइड है इसको वापस से इकट्ठा करके हमें वापस से मतलब वेन्स के थ्रू हार्ट में ले जाना है, जिससे कि जो फ्लूइड निकला है ये वापस से सर्कुलेट हो पाए ब्लड में। ठीक है, तो इसका ये जो फंक्शन है ये करता है लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लिम्फ कैपिलरीज होती है जो कि फाइनली आगे जाके लिम्फ वेसल्स बनती है। तो इससे हम पूरे सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक्स। तो अब इसके अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड गया है उसे हम कहते हैं लिम्फ। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें सेल्स तो है ही नहीं, आरबीसीज नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर तो कॉम्पोजिशन जो है प्लाज्मा जैसा होता है, एग्जैक्ट तो नहीं बट काफ़ी कुछ, लाइक 98% सिमिलर टू प्लाज्मा। ठीक है, तो उससे कह देते हैं हम लिम्फ। अब उसके बाद लिम्फ से फिर ये फाइनली जाता है और जाके जो वेना कावा वेन है वहाँ पे ड्रेन करता है ये लिम्फ थ्रू मतलब थोरासिक डक्ट करके कई सारे लार्ज लिम्फेटिक जो वेन्स हैं, मतलब जो लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं। ठीक है, दो होती है मेन, लिम्फ डक्ट कहता है मैंने, थोरासिक डक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके फिर वहाँ से फाइनली ब्लड वेना कावा में आता है। तो ये सिस्टम था कि कैसे लिम्फ यूज़फुल है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के देखिएगा। इसके 2-3 फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिम्फ जो है नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें लिम्फोसाइट्स होंगे, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स दे सकते हैं बॉडी में, और इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कार्य फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी जो आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे डाइजेशन में, आपने पढ़ा होगा कि जो फैट्स हैं दे आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो इंटेस्टाइनल विलाई होता है यहाँ पे आपका लैक्टियल्स होते हैं जाते हैं, तो ये लिम्फ वेसल्स हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवेज। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ठीक है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन के एग्जांपल क्या क्या हैं? आर्थ्रोपॉड और मोलास्क्स। ठीक है, और क्लोज के एग्जांपल है एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स। हम ह्यूमंस वी कम इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो कुछ नहीं, डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे आपके लार्ज वेसल्स नहीं होती ओपन में, तो जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो डायरेक्टली ऑर्गन्स को बेथ करता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं, देयर कॉल्ड साइनसेस। ठीक है, और जो क्लोज्ड है उसमें बेसिकली एक क्लोज नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एआर का हो सकता है, ये एम्स में आ सकता, एम्स तो खैर अब होगा ही नहीं, तो नीट में ही एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि विच पैटर्न इज मोर एडवांटेजेस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर दे रखा है कि जो क्लोज सिस्टम है दैट इज मोर एडवांटेजेस, बिकॉज यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है आप उसको प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाला मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फिश में मतलब जो क्लास है पीसेस, जो पाइसेस जो क्लास है उस, या सुपर क्लास है सॉरी, तो उसमें फिर आपके एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, इन सब में किस सिस्टम मतलब किस टाइप के हार्ट है, लाइक 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं ब्रीफली। तो फिशेस में दो चैम्बर्ड का हार्ट है, मतलब कि एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। ठीक है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और रेप्टाइल्स में भी, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके अलावा रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ये आप देख लीजिएगा कि इसमें 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बर्ड्स और मैमल्स हमको मिला के 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं, 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, तो इसका जिनमें 2 चैम्बर हैं उनमें होता है यूनिसर्किट सर्कुलेशन, मतलब सिर्फ एक बार ब्लड हार्ट से मतलब जाता है। फिर जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, इनमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और हम में और बर्ड्स में होता है डबल सर्कुलेशन। तो ये आप यहाँ से पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब जो मेन पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके 3 पार्ट्स हैं, ब्लड, अगेन वही ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और फ्लूइड ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डायग्राम, आपको लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें और प्लस आप अगर यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके काफ़ी सिंपल रहेगा, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है हार्ट का स्ट्रक्चर एनाटॉमी में। फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट जो है दैट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर, मेसोडर्म से डिराइव होता है। ठीक है, फिर बाकी बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि इसमें 2 एट्रियम होंगे और आपके 2 वेंट्रिकल्स होंगे। ठीक है, 2 एट्रियम हो गए, देयर इज द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ, आप पढ़ के देखिएगा, उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो 2 एट्रियम है वो आपस में सेपरेटेड है थ्रू द इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है ना, अब इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो थिन और मस्कुलर होता है, ये कंडीशन याद रखना है, थिन और मस्कुलर। ठीक है, सेपरेट कर रहा है लेफ्ट और राइट एट्रियम को। फिर जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये क्या करता है, ये थिक और मस्कुलर होता है, ये आप देखिएगा वहाँ पे थिक एंड मस्कुलर, और ये सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो बेसिकली थिक और फाइबरस होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, थिक और फाइबरस, कौन सा मस्कुलर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइकास्पिड वॉल्व। फिर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज द बाइकास्पिड वॉल्व और द माइट्रल वॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो ट्रंक्स निकलते हैं, जो ग्रेट वेसल्स हैं, लाइक आपकी जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से निकल रही है पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से आपका एओर्टा निकल रहा है। तो जो ओपनिंग है यहाँ पे दीज आर द सेमिलोनर वॉल्व्स। ठीक है, तो ये सेमिलोनर वॉल्व्स हैं जो कि इनकी ट्रंक्स की ओपनिंग को रेगुलेट कर रही हैं, लाइक ब्लड के फ्लो को। ठीक है ना। फिर एक चीज़ जो आती है यहाँ पे ये कि ये जो है कॉर्डेड टेंडिनी जो है ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड एंड द बाइकास्पिड, तो ये कॉर्डेड टेंडिनी जो है ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के फंक्शन को रेगुलेट कर रही हैं। ठीक है, तो आप पढ़ के देखिएगा। तो ये जो है वेंट्रिकल की वॉल में पेपिलरी मसल्स होती हैं, उससे लेके और जो वॉल्व हैं उसके मतलब सॉरी जो आपके हाँ एवी वॉल्व्स हैं उसके कस्प्स तक जाती हैं, तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं उसकी। ठीक है, देन उसके बाद इसका नोडल सिस्टम आता है हार्ट का। हार्ट की बेसिकली कार्डियक मसल्स का बना है हार्ट। ठीक है, तो उस मसल्स में 95% जो है दैट दे आर नॉर्मल मसल्स, वेंट्रिकल एंड एट्रियल मसल्स। फिर जो 5% है दे बिकम स्पेशलाइज इन द फॉर्म द नोडल टिश्यू, जो मतलब स्पॉन्टेनियसली खुद ही इम्पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए जनरेट करने के लिए। तो वो उसकी चीज़ें हैं कि एसए नोड है इन द राइट अपर कॉर्नर, फिर जो एवी नोड है इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर जिसमें कि ये पेस मेकर है, एवी नोड पेस सेटर है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो थ्रू द एवी बंडल बनेगा, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस और देन फाइनली पुरकेंजी फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंडल ऑफ फेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी लेबलिंग हो चुकी है। ये जो हार्ट का ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द एपेक्स, ये बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, और ये जो पार्ट है दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, फिर ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा जो कि आती है राइट एट्रियम में, और जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे पल्मोनरी वेन्स आती हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स दिख रही है यहाँ पे और 2 पल्मोनरी आर्टरीज हैं। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। और आपकी ये आपको पता है कि जो वेसल वॉल की थिकनिंग है वो ज़्यादा, हार्ट की जो मतलब जो चेम्बर की थिकनिंग है वो ज़्यादा किसकी है, लेफ्ट वेंट्रिकल की है, क्योंकि इसको तो पूरी बॉडी को पंप करना है। सो वो रेशियो जो होता है दैट इज 3:1। ठीक है, मतलब जो वेंट्रिकल की वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की दैट इज 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, तो ये हो गया, ये आप पढ़ लीजिएगा ये सब। अब जो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका नोडल टिश्यू है उसमें हर एक सेंटर जो है दैट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्सेस, बट वो जो रेट है इम्पल्स जनरेशन का वो अलग अलग है। ठीक है, लाइक जो आपका एसए नोड है वो सबसे मैक्सिमम रेट पे इम्पल्स जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, फिर जो एट्रियम है थोड़ा कम करता है, इट्स लाइक 35 to 45 पर मिनट। तो ऐसे करके ये वेरी कर रहा है। ठीक है, रेट्स। फिर जो पुरकेंजी फाइबर्स है वो और कम रेट पे जनरेट करेगा इम्पल्सेस। ठीक है ना, तो इसीलिए जो आपका एसए नोड है वो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छे से जनरेट करता है, अच्छी रेट पे करता है, एंड दैट इज 70 to 75 पर मिनट। एवरेज इसका 72 होता है, तो इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं हार्ट का। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, फिर मैंने समझा दिया पूरा। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस पूरे चैप्टर का दैट इज़ कार्डियक साइकिल। तो आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए कार्डियक साइकिल है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ड्यूरेशन क्या है, दिस इज ऑफ 0.8 सेकेंड की साइकिल है एक। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड्स में पूरी साइकिल हो जाती है। इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो अगर 1 मिनट में 72 टाइम्स हो रही है कोई साइकिल, तो 1 सेकेंड में मतलब फिर वो 1 साइकिल 0.8 सेकेंड्स की है। ठीक है ना, तो ये ऐसे कैलकुलेट किया गया है। फिर उसके बाद कार्डियक साइकिल में जो चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एट्रियल सिस्टोल कैसे आता है, क्यों आता है, वो ऐसे नोड जनरेट करता है, इम्पल्स उसकी वजह से आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ डिटेल में पढ़ा नहीं रहा कार्डियक साइकिल को, बट जस्ट एक मतलब आइडिया दे रहा हूँ कि वो आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कि एट्रियल सिस्टोल जो है आपको एक मतलब पूरी स्टोरी की फॉर्म में पता होना चाहिए कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, कि कौन से वॉल्स, जैसे अब सपोज जॉइंट डायस्टोल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल में कौन से वॉल्स खुले हैं, कौन से वॉल्स बंद हैं। तो जैसे इसका आंसर है कि जॉइंट डायस्टोल में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, ठीक है, दे आर ओपन, और जो सेमिलोनर वॉल्व्स हैं दे आर क्लोज्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन से वॉल्स ओपन है, कौन से वॉल्स क्लोज्ड हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पल्स है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। फिर एट्रियल सिस्टोल के बाद जब एसए नोड ने जनरेट कर दिया इम्पल्स, तो वो जाएगा थ्रू द बंडल ब्रांचेस पुरकेंजी फाइबर्स के पास, वहाँ पे वो वेंट्रिकल्स में इम्पल्स जनरेट करेगा और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, उसे कहेंगे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद जब वो रिलैक्स होना शुरू होंगे दैट फेज इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और उसके बाद फिर फाइनली वापस आएगा जॉइंट डायस्टोल। तो ये सारी जो फेजेज हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप बाद में इसीलिए समझ पाएंगे। इसीलिए समझना वरना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब एक जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जो एट्रियल कंट्रैक्शन है दैट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो 30 नंबर याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी जो हार्ट एट्रा से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है वो नॉर्मल है,
70% है, बट जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उससे 30% जो ब्लड है वो आया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, इससे क्या होता है, वेंट्रिकुलर में प्रेशर बढ़ता है तो इससे जो ट्राइकस्पिड मतलब जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं आपके वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो अटेम्प्ट करता है अपना, तो वो वॉल्स बंद हो जाते हैं। और जब प्रेशराइज करता है फाइनली तो फिर सेमिनल वॉल्स खुल जाते हैं, उससे फिर ब्लड जो है वो ट्रंक्स में फ्लो करता है, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट वो क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट इज कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट, ठीक है ना। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 70 को इंटू 60 सेकेंड्स, तो अप्रॉक्सीमेटली ये बैठेगा 5000 ml या 5 लीटर्स, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो इतना एक नॉर्मल इंसान का कार्डियक आउटपुट होता है, और पर मिनट ये 1 वेंट्रिकल आपका ब्लड पंप कर रहा है। एंड बेसिकली कार्डियक आउटपुट कुछ नहीं है, इट इज़ हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 मिनट में जो आपका हार्ट है वो कितनी बार पंप करता है, 72 टाइम्स पंप करता है, और जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट इज़ 70 ml, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि कार्डियक आउटपुट जो है दैट कैन बी चेंज, एथलीट के केस में हायर होता है दैन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। और हार्ट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है दैट इज लब, और जो सेकंड है वो डब है। सो दिस इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, और ये है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्स, ठीक है। ये हो गया। देन ईसीजी में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाना आगे मतलब आगे जाके आपके एमबीबीएस में काफ़ी पढ़ाएंगे आपको ईसीजी। सो जैसे इसमें पी वेव है, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, देन टी वेव है, ठीक है। तो पी वेव जो है दिस रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए, और टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, ठीक है। और जो ये वाला फेज है दिस इज वेंट्रिकुलर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और इसके बाद ये यहाँ से पूरा यहाँ तक एट्रियल तो रिलैक्सेशन चल रहा है। तो 0.8 सेकेंड में लगभग 0.1 सेकेंड जो है वो है एट्रियल सिस्टोल के लिए, और 0.7 सेकेंड बचा हुआ जो है वो एट्रियल डायस्टोल ही है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है दैट इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है दैट इज़ ऑफ 0.5 सेकेंड। तो ये फेज आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वी कैन काउंट कि हार्ट रेट कितना है, ठीक है। और बहुत अच्छा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका, बहुत मतलब काफ़ी काम आता है ये। और बेसिकली नॉर्मली हम अगर सिंपल ईसीजी लेंगे तो उसमें हम 3 बाइपोलर लीड्स यूज़ करते हैं, जो कि हम लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग में यूज़ करते हैं। और अगर आपको एक बहुत डिटेल्ड ईसीजी चाहिए तो उसमें हम मल्टीपल चेस्ट लीड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम 6 चेस्ट लीड्स लगाते हैं, हम एक मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन है जो भी आपके काम की नहीं है वो आप बाद में पढ़ेंगे, तो वो लगाते हैं। तो इन टोटल फिर हम उस टाइम पे 12 ईसीजी मतलब लीड यूज़ करते हैं, और उससे ईसीजी आता है, ठीक है। उसके बाद एक फैक्टर है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है कि अगर आपका हार्ट है सपोज, ठीक है, तो इसके 2 सर्कुलेशन मतलब सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द पल्मोनरी एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर यहाँ से पढ़ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं समझा रहा हूँ कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये आपका है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आई आपकी पल्मोनरी वेन्स, ये आया आपका वेना केवा सुपीरियर एंड इन्फीरियर, यहाँ से निकला पल्मोनरी आर्टरीज, और यहाँ से निकला आपकी एओर्टा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे आपका लंग्स हैं, और यहाँ पे आपके बॉडी के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो लंग्स से ब्लड आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं। तो लंग्स में एल्वियोलस है, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, तो उससे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होके और आया थ्रू पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आपका बाइकस्पिड जो वॉल्व है, मेटल वॉल्व जो है जिसमें 2 कस्प हैं, उससे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इसने पूरा प्लम किया बॉडी में टिश्यूज़ तक, और वो गया टिश्यूज़ तक, वहाँ पे टिश्यूज़ ने वो ब्लड यूज़ किया, और वहाँ से फिर जो आपका पल्मोनरी मतलब फिर वहाँ से टिश्यूज़ मतलब फिर टिश्यूज़ से जो है आपका ब्लड पूरा लेके जा मतलब जो वेन्स हैं आपके इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा वहाँ तक आता है, और वो जाता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से वो ब्लड जाता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज हैं, वो ब्लड लेके जाती है लंग्स में, फिर लंग्स से वापस से वहाँ आ गया। तो एक तरीके से आपने देखा कि डबल सर्कुलेशन है हार्ट का, हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, टिश्यू से भी आ रहा है, लंग से भी आ रहा है।
तो इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आई होप मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं समझाया, ब्रीफली बता दिया। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे है कि आपको पता होना चाहिए कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ मैंने वहाँ समझा दी, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन तो सिंपल सा ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेजर रेगुलेशन दैट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली दैट इज ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। तो इसलिए हार्ट को मेजर नहीं करता है, इसका मतलब जो न्यूरल कंट्रोल है वो सेकेंडरी है, हार्ट को मेनली खुद हार्ट ही रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन बहुत ही कम है उसका। फिर भी जो होता है दैट इज़ कि भाई जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप्स का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक दो काम करता है, या तो वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा या वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मतलब मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। पीएनएस दो काम करता है, हार्ट रेट को कम करता है और जो हार्ट की टिश्यूज़ में जो मतलब जो नोडल टिश्यू में इम्पल्स कंडक्शन की वेलोसिटी है उसको कम कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्शंस करते हैं, ठीक है। और फाइनली ये कि जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है ना, ये हो गया। तो जो एपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है इनके फंक्शंस हैं कि ये हार्ट रेट को कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। उसके बाद डिसऑर्डर्स जो हैं, हाइपरटेंशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मतलब इसमें बेसिकली जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो नॉर्मल तो आपको पता है 120/80 होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटेड चेकअप्स पे आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 आ रहा है देन दैट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, इसके मतलब लाइक इसके वो क्या है कि इससे हार्म क्या है बॉडी को, तो इससे बेसिकली कुछ वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, तो ऑल्सो रेफर टू एज द एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब वेसल्स हैं जो कि सप्लाई करिए ब्लड को वो बेसिकली अफेक्ट होती हैं, तो उसमें मतलब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यूज़ तो वो सब डिपॉजिट होता है, ठीक है। और इससे ल्यूमन जो है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया तो हार्ट में कम ब्लड जाएगा, तो उससे ऑक्सीजन कम जाएगी और उसकी वजह से हार्ट में कई दिक्कतें होंगी, मायोकार्डियम वीक हो जाएगा, तो उससे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। फिर अच्छा, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो बेसिकली हार्ट को सप्लाई करती हैं, ठीक है ना, तो ये सिस्टमिक का ही एक पार्ट है। देन उसके बाद एक एंजाइना करके चीज़ होती है, ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस मतलब होता है चेस्ट का रीजन, ठीक है, पेक्टोरल रीजन, तो इसलिए एंजाइना पेक्टोरिस नाम से क्लियर है कि अक्यूट चेस्ट पेन है, और बेसिकली तब होता है जब आपके हार्ट में इनफ ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, ठीक है, हार्ट मसल में, तो उससे पेन होता है। अच्छा, जनरली ये ओल्ड एज में होता है या मिडिल एज में होता है, बट अब क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का इतना लेजी है और लाइक जंक फूड वगैरह का जो केस सिनेरियो बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए ये कंडीशंस अब कभी भी अफेक्ट कर सकती है किसी भी एज में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों को ही होगा, एंड बेसिकली ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है इसमें भी। फिर हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो ब्लड है, हार्ट है, दैट इज नॉट एबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली ड्यू टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट पंप तो कर रहा है बट इतना इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहे कि पूरी बॉडी की नीड्स जो है दे कैन मीट अप, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ट अटैक क्या है, जब हार्ट मसल जो है दैट इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अब हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो चुकी है, वो डेड हो चुकी है कुछ पोर्शन की, सो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, ऑल्सो कॉल्ड एज MI विच इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। फिर एक है कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट ने बेसिकली स्टॉप कर दिया बीट करना, सो दिस इज कार्डियक अरेस्ट। तो तीनों में डिफरेंस हो गया, तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। सो आई होप समझ में आया होगा, और बेसिकली आप इस चैप्टर को कंसेप्चुअली आप 3-4 बार पढ़िए तो आप कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक।